हेलो डियर स्टूडेंट, मैं CRC सर, फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा, आपका अपने यूट्यूब चैनल द्रोणा मैथ्स ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, मतलब किसी भी फलन का प्रतिलोम कब अस्तित्व में होता है। देन उसके बाद में अपन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके इनवर्स कब एग्जिस्ट करेंगे, उनके लिए रिक्वायर्ड जो डोमेन होंगे, उनके प्रांत होंगे और उनके जो परिसर होंगे वो देखेंगे। देन उसके बाद में अपन कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी फलन अपने पास में दिया हो तो उसका प्रतिलोम अस्तित्व में कब होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अपन ने फंक्शन में पढ़ा है कि कोई भी फलन है उसका इन्वर्स तभी अस्तित्व में होता है जब वो फलन कैसा हो, 1-1 मीन्स एकेकी और आच्छादक हो। मतलब फलन कैसा होना चाहिए, एकेकी आच्छादक होना चाहिए। अगर कोई फलन एकेकी आच्छादक है तो उसके इन्वर्स, उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो इसका मतलब पहली जो कंडीशन है प्रतिलोम के अस्तित्व के लिए वो है कि फलन कैसा होना चाहिए, एकेकी होना चाहिए। फलन कैसा होना चाहिए, एकेकी होना चाहिए। मीन्स इंजेक्टिव या जिसको अपन कह सकते हैं 1-1 होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए। दूसरी चीज कि फलन कैसा होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए। आच्छादक मतलब ऑन-टू होना चाहिए। मीन्स फंक्शन दोनों रिजल्ट को मिला के अगर बोला जाए तो फलन कैसा होना चाहिए, एकेकी आच्छादक होना चाहिए। एकेकी आच्छादक होना चाहिए मतलब फलन के इनवर्स, मतलब उसके प्रतिलोम का अस्तित्व तब होगा जब फलन कैसा होगा, एकेकी आच्छादक। एकेकी आच्छादकों को क्या बोलेंगे अपन, 1-1 एंड ऑन-टू, और इसको कहेंगे इंजेक्टिव और ऑन-टू दोनों को मिला के बोला जाता है बाइजेक्टिव। फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव मतलब एकेकी आच्छादक होना चाहिए। अगर अपने पास में कोई फंक्शन की बात करें, कोई फलन दिया हुआ है, मान लो कि फलन जो कि a से b में डिफाइंड है, a से b में परिभाषित है, तो अपन को पता है कि फलन को अगर अपन ने a से b में परिभाषित किया है तो यहाँ जो a है वो फलन का क्या है, प्रांत। ये जो a है वो फलन का क्या है, प्रांत मीन्स डोमेन। और ये जो b है वो फलन का क्या है, सहप्रांत। ये है फलन का सहप्रांत, इसको बोलते हैं कोडोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। अब बात करते हैं फलन एकेकी कब। फलन एकेकी होने के लिए जरूरी है कि फलन का जो प्रांत है उसके जितने भी एलिमेंट्स है उनकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए अपने पास में जो y की वैल्यूज आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इसका मतलब अगर x के भिन्न भिन्न मान ले तो उनके जो रिजल्ट मिलने चाहिए, उनके जो इमेज मिलने चाहिए, मतलब उनके प्रतिबिंब मिलने चाहिए। प्रतिबिंब मतलब x का वैल्यू पुट करने पे y का जो वैल्यू मिलेगा वो उसका क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। तो x के भिन्न भिन्न मानों के लिए उनकी भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि x के दो भिन्न मानों के लिए सेम प्रतिबिंब बन रहा हो। अगर x के दो भिन्न मानों के लिए सेम प्रतिबिंब बन रहा होगा, मतलब सेम ही रिजल्ट मिल रहा होगा, तो अपन कहेंगे कि फलन कैसा है, बहुएकी है, ना कि एकेकी है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि फलन एकेकी होने के लिए जरूरी है कि जो फलन का प्रांत है, मतलब उसका डोमेन है, उसके भिन्न मानों के लिए, दो या ज्यादा भिन्न मानों के लिए, दो या दो से अधिक मानों के लिए सेम अगर इमेज मिल गया, सेम प्रतिबिंब मिल गया, तो फलन फिर एकेकी नहीं होगा। फलन एकेकी नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, बहुएकी हो जाएगा। एकेकी होने के लिए जरूरी है x के भिन्न मानों के संगत y के भी भिन्न मान मिले। अब अपन बात कर लेते हैं, एकेकी की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं आच्छादक। तो अगर फलन आच्छादक होना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो फलन के आच्छादक होने के लिए जरूरी है, फलन के आच्छादक होने के लिए जरूरी है कि फलन का जो सहप्रांत है वो फलन के परिसर के बराबर हो जाए। इसका मतलब सहप्रांत जो होना चाहिए फलन का सहप्रांत वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, फलन के
परिसर के बराबर हो जाना चाहिए। ओके, अपन को ये बात समझ में आ गई कि फलन का अगर सह प्रांत और परिसर बराबर हो गए तो फलन कैसा हो जाएगा, आच्छादक। एक एक ही होने के लिए अपन ने समझ ही लिया कि प्रांत के भिन्न भिन्न मानों के लिए अपने को जो डिफरेंट जो इमेजेस मिलनी चाहिए, जो प्रतिबिंब मिलने चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इस तरीके से अपन ने समझा कि फलन एक एक ही कब होगा और आच्छादक कब होगा। अब अपन समझते हैं कि फलन एक एक ही आच्छादक की पहचान किस तरीके से करेंगे। तो अपन एक दो एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि फलन एक एक ही आच्छादक है या नहीं। तो अपन एक दो एग्जांपल लेते हैं। मैंने पहला एग्जांपल लिया, बहुत आसान से अपन एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया, फलन को मैंने परिभाषित किया r से r में, और फलन मैंने fx बराबर या y बराबर मैंने ले लिया x। ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ये सरल रेखा ऐसी है जो मूल बिंदु से होकर पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो अपन ने इसका ग्राफ बना दिया। अगर इसके अंदर अपन देखें कि ये एक एक ही है या नहीं, तो एक एक को चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कि एक तो अपन ने जो डेफिनेशन बोली कि x के भिन्न मानों के लिए y के भी भिन्न मान मिलने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि x की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए, x के दो भिन्न मानों के लिए सेम y मिल रहा हो। तो यहाँ पे किसी भी वैल्यू के लिए, जैसा कि मान लो कि मैंने कोई भी वैल्यू लिया, x की कोई भी दो डिफरेंट वैल्यू ले लो, या y का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स करो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेक कर लो क्या x की अपने पास में दो डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो मान लो कि मैंने y का वैल्यू फिक्स किया, मान लो कि मैंने y का वैल्यू ले लिया अपन, इसके संगत में चेक करना चाहता हूँ कि क्या x की एक ही वैल्यू मिल रही है। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एक x एक्सिस के समांतर रेखा खींचूंगा। अगर x एक्सिस के समांतर जो रेखा है वो ग्राफ को सिर्फ एक ही बिंदु पे कट कर रही है, तो इसका मतलब y के एक मान के संगत अपन को x का सिर्फ एक मान मिला है। इसका मतलब अपने पास में फलन कैसा हो गया, एक ही। अगर यही रेखा ग्राफ को दो बिंदुओं पे काट जाती या ज्यादा बिंदुओं पे काट जाती तो फलन कैसा हो जाता, बहु एक ही हो जाता। तो इस तरीके से अपन ने चेक कर लिया फलन एक एक ही है या बहु एक ही। इस लाइन को कहीं पे भी ले जाओ, एक्स एक्सिस के समांतर हमेशा सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो इसका तो फलन कैसा है, एक एक ही। अब पता करते हैं आच्छादक। आच्छादक के लिए जरूरी है सह प्रांत किसके बराबर हो जाए, परिसर के बराबर हो जाए। सह प्रांत परिसर के बराबर है वो चेक करना है। तो परिसर क्या होता है, परिसर होता है y के मान और प्रांत होता है x के मान। तो x के मान चेक करने हो तो फलन का जो ग्राफ है उसका प्रसार चेक करो, x एक्सिस के अनुदिश कैसा है, x एक्सिस के अलोंग कैसा है। तो अगर अपन फलन के ग्राफ का x एक्सिस के अनुदिश प्रसार देखें तो ये x एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए तो प्लस अनंत की तरफ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाए तो माइनस अनंत की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसका प्रांत जो है वो है माइनस अनंत से प्लस अनंत। ये तो प्रांत की बात हुई। अब परिसर की बात करें तो परिसर में भी फलन का जो y का मान है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक है। इसका मतलब इसका परिसर भी क्या है, माइनस अनंत से प्लस अनंत, मतलब सारी रियल वैल्यूज है। तो यहाँ पे परिसर पता चल गया माइनस अनंत से प्लस अनंत, यही इसका सह प्रांत है। इसका मतलब सह प्रांत और परिसर बराबर हो गए। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो फलन कैसा हो गया अपने पास में, आच्छादक। तो ये फलन कैसा, एक एक आच्छादक। अगर फलन एक एक आच्छादक है तो इसके इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो कि मैंने एग्जाम्पल लिया, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया f(x) बराबर x², और इस फलन को मैंने मान लो डिफाइंड कर दिया r से r प्लस में, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं से लेके मैंने r प्लस मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याओं में परिभाषित कर दिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि यह फलन कैसा है। ओके, तो अपन क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, y बराबर x² का। इसका अगर अपन देखें तो इसको चेक करना आच्छादक है या नहीं, तो वही अपन क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के समांतर कोई रेखा खींचते। अगर उसने कहीं पे भी x के दो डिफरेंट मानों पे कट कर दिया तो इसका मतलब ये फलन कैसा हो जाएगा अपने पास में, बहु एक ही। अदरवाइज ये कैसा रहेगा, एक ही। अगर अपन लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे मान लो कि y का वैल्यू मैंने 1 फिक्स किया, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग अपन ने देखा तो दो जगह कट करेगी। कहाँ कट करेगी, 1 पे और -1 पे कट करेगी। अगर मैंने मान लो कि यहाँ कहीं दूसरी जगह कट किया, मान लो कि ये y का वैल्यू अपने पास में है 3, उसके संगत अपन चेक करना चाहते हैं कि x की कौन से दो वैल्यूज पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर जब अपन पुट करेंगे √3 और -√3 तो ये यहाँ पे कट कर जाएगा। तो अपन को पता चल गया कि ये फलन फिर एक एक ही नहीं है, कैसा है, बहु एक ही, क्योंकि x के अलग
x के दो अलग अलग मानों के लिए सेम y मिल रहा है, मतलब अगर y का कोई भी मान फिक्स कर रहे हैं अपन, जैसे 1 फिक्स किया, 2 फिक्स किया या 3 फिक्स किया, तो उनके संगत अपन को दो x मिल रहे हैं। इसका मतलब ये फलन एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है तो बहुएकी है। अब अपन पता करते हैं कि ये फलन एक, पता चल गया एक एक ही बहुएकी में से कि बहुएकी। अब पता करते हैं आच्छादक है या अंतःक्षेपी। तो उसके लिए जरूरी है कि रेंज, इसका जो रेंज है, इसका जो परिसर है वो सहप्रांत के बराबर हो जाए। तो इसका सहप्रांत दिया हुआ आर प्लस, मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं। तो धनात्मक वास्तविक संख्याएं जो हैं उनके अंदर सारी वास्तविक संख्याएं जो है वो होंगी। अगर मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा आर प्लस जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 0 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि जो 0 है वो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो ना तो आर प्लस में काउंट होगा ना ही आर माइनस में काउंट होगा। इसका तो इसका जो रेंज है अपने पास में, इसका जो रेंज आए, सॉरी इसका जो कोडोमेन है, जो सह प्रांत है, वो हो गया 0 से इन्फिनिटी। जबकि इसका जो रेंज है, इसका जो परिसर है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ये जो फलन है उसका जो परिसर आ रहा है वो परिसर तो होगा 0 से इन्फिनिटी, लेकिन 0 इसमें इंक्लूडेड होगा। इन दोनों के लिए अगर अपन बात करें तो इन दोनों का जो परिसर और सहप्रांत है वो बराबर नहीं है, क्योंकि परिसर में 0 इंक्लूडेड है लेकिन सहप्रांत में इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं होने की वजह से अपन बोल देंगे कि फलन कैसा है, आच्छादक नहीं है। अगर मेरे को इसको आच्छादक बनाना है तो मैं लिखूंगा आर प्लस यूनियन करली ब्रेसेस 0। जैसे ही मैंने ये लिखा दोनों बराबर हो गए, और दोनों बराबर होने की वजह से फलन कैसा हो गया अपने पास में, ये हो गया आच्छादक। तो अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो ये फलन कैसा हो जाएगा, बहुएकी आच्छादक। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से अपन को फलन आच्छादक या अंतःक्षेपी, बहुएकी है, एकेकी है, कैसे पता करना है। अब अपन को पता चल गया फलन एकेकी है या आच्छादक। अगर फलन एकेकी आच्छादक हुआ तभी उसके इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब अपन बात करते हैं कि अगर इनवर्स का अस्तित्व होगा तो उसमें क्या कंडीशंस रहेंगी, उनकी बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन आगे इन थोड़ा बहुत इनवर्स के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अपन देखते हैं। ओके, अब देखते हैं। मान लो कि कोई फलन था f जो कि a से b में परिभाषित था। कोई फलन है f a से b में परिभाषित है। यहाँ पे जो a है वो उसका क्या था, डोमेन प्रांत। ये जो है उसका क्या है, प्रांत, डोमेन। और जो b है वो क्या है, सह प्रांत, मीन्स कोडोमेन। अगर अपन इनवर्स की बात करेंगे तो जो f इनवर्स होगा, जैसे ही इनवर्स लेंगे तो क्या हो जाएंगे, ए और बी आपस में स्वैप हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, तो अपन पहली चीज तो कैसा होना चाहिए फलन, एकेकी आच्छादक। अगर एकेकी आच्छादक है तब होगा ये। अगर ऐसा है कि फलन इस तरीके से डिफाइंड है लेकिन एकेकी आच्छादक है ही नहीं, तो अपन ऐसा नहीं कर सकते कि इनवर्स का जो अपने पास में डोमेन होगा, जो प्रांत होगा वो बी हो जाएगा और जो सहप्रांत है वो ए हो जाएगा। अगर एकेकी आच्छादक है तभी ये लिखेंगे। तो अपन लिखेंगे एफ इनवर्स के लिए जो डोमेन होगा वो बी हो जाएगा और जो कोडोमेन है वो क्या हो जाएगा, ए। तो अपन को पता चल गया जैसे ही अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो एकेकी आच्छादक मतलब इन्वर्टिबल है, इनवर्स अस्तित्व में है, तो अगर उसका जो डोमेन है वो कोडोमेन मतलब जो प्रांत है वो सहप्रांत बन जाएगा और जो सहप्रांत है वो प्रांत बन जाएगा। ये बात अपन समझ चुके हैं। तो अपन को ये बातें समझ में आ चुकी है। तो अब अपन बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उन पे आ जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अपन फलन अपन ने 11th क्लास में पढ़े उनके इनवर्स के बारे में, उनके प्रतिलोम के बारे में बात करनी। लेकिन अपन को पता है कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे कैसे फलन है, आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का मतलब होता है कि वो फलन जिनका जो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। रिपीट करने का मतलब जिनका ग्राफ बार बार सेम तरीके से चल रहा होता है। अगर अपन बात करें साइन एक्स के बारे में तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर अपन बात करें ये 0, ये -पाई, इधर पीछे भी चल रहा होगा ये ग्राफ 0, ये पाई, ये 2 पाई और ये 3 पाई, ये 4 पाई एंड सो इसी तरीके से आगे भी चल रहा होगा। अगर अपन इस ग्राफ को कहीं से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, मान लो कि मैंने यहीं से स्टार्ट किया ऑब्जर्व करना, तो यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता हूँ तो एक लूप, ये कंप्लीट लूप होगा। तो
इसके बाद में देखो वापस से ये ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये एक 2 पाई का इंटरवल है जिसके बाद में उसने रिपीट करना स्टार्ट किया। तो वो मिनिमम इंटरवल जिसके बाद में ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट करता है वो कहलाता है उसका फंडामेंटल पीरियड, मतलब मूलभूत आवर्तकाल। तो ये इसका मूलभूत आवर्तकाल है कौन, 2 पाई। तो इसका मतलब जितने अपने पास में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे आवर्ती फलन है। अगर कोई फलन रिपीट करेगा अपने ग्राफ को तो डेफिनेटली वो फिर 1 नहीं हो सकता, वो कैसा होगा, मिनिमम। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन ने पढ़े हैं, चाहे साइन एक्स हो, कोस एक्स हो, टेन एक्स हो, कोट एक्स हो, चाहे सेक एक्स हो या कोसेक एक्स हो, सारे के सारे फंक्शन जो है अपने पास में वो मिनिमम है, मतलब बहु एक ही है। तो इसका मतलब डायरेक्टली इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब इनके इनवर्स एग्जिस्ट करवाने हैं तो इनके जो डोमेन है, इनके जो प्रांत है, उनको अपन को क्या करना पड़ेगा, कर्टेल करना पड़ेगा, मतलब काटना पड़ेगा। मतलब इनके डोमेन को अपन को क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर इंटरवल में लाना पड़ेगा जिसके अंदर ये क्या हो जाए, एक एक ही भी हो जाए और आच्छादक भी हो जाए। अब अपन देखते हैं कि अपने पास में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डोमेन को क्या चेंज किया जाए कि वो क्या हो जाए, 1 हो जाए और ऑन टू हो जाए। ऑन टू मतलब आच्छादक हो जाए। तो अब देखते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके इनवर्स किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे और उनको किस तरीके से अपन कैलकुलेट करके उनके डोमेन और रेंज पता कर सकते हैं, उनके प्रांत और परिसर पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पास में साइन एक्स से। तो मान लेते हैं कि ये y बराबर साइन एक्स है, y बराबर साइन एक्स, ये अपने पास में फंक्शन है y बराबर साइन एक्स जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर इसके प्रांत के बारे में बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका प्रांत जो डोमेन है वो होता है, प्रांत होता है x के मान। तो x है वो बिलोंग करेगा अपने पास में -∞ से +∞, मतलब x जो होता है वो r को बिलोंग करता है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू r होगा। इसका जो परिसर होगा, परिसर जिसको अपन बोलेंगे रेंज, वो क्या होगा, परिसर जो होगा मतलब रेंज जो होगा वो होगा -∞ से +∞। इसका जो रेंज होगा वो होगा -∞ से +∞, मतलब y का जो मान होगा वो -∞ से -1 से +1 के बीच में होगा। अगर इसका ग्राफ -∞ से +∞ बनाते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, बहु एक ही। तो अपन क्या करते हैं, इसके ग्राफ को अपन क्या करते हैं, -π/2 से +π/2 एक इंटरवल सेलेक्ट कर लिया, उसमें बना लेते हैं। उससे होगा क्या, देखते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने ये sin x लिया और इसके ग्राफ को सिर्फ -π/2 से +π/2 में बनाया। तो मैंने इसका ग्राफ बनाया -π/2 से +π/2। ये अपन ने बोल दिया, ये है अपने पास में π/2, ये है अपने पास में -π/2, +π/2 के संगत जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी +1 और -π/2 के संगत जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी -। ये अपन ने sin x का ग्राफ बना लिया, किस इंटरवल में, -π/2 से +π/2 में। इस इंटरवल में ये फलन कैसा, एक एक ही, कि अगर अपन कहीं पे भी x एक्सिस के समांतर रेखा खींचे तो उनके संगत y का सिर्फ अपने पास में कोई भी अगर अपन लाइन खींचेंगे x एक्सिस को समांतर, उसके संगत x का सिर्फ अपने पास में एक ही मान मिलेगा। अगर अपन देखेंगे तो इसके संगत अपने पास में जो रेंज है फंक्शन का रेंज क्या है अपने पास में, -1 से +1। और अगर अपन इसको डिफाइंड कुछ इस तरीके से कर दें, फलन को मैं कुछ इस तरीके से डिफाइंड कर दूं, ये फलन मान लो f है, ये डिफाइंड किया गया है अपने पास में, ये जो डिफाइंड है वो अपने पास में r से -1 to +1, ये फलन जो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। लेकिन अगर मैं इनवर्स चाहता हूँ इसका तो मेरे को इसको डिफाइंड करना पड़ेगा। डिफाइंड करते ही क्या होगा, इसका जो कोडोमेन है वो तो रेंज बन जाएगा, इसका जो कोडोमेन है वो तो बन जाएगा डोमेन, क्या बन जाएगा, डोमेन मतलब इसका बन जाएगा प्रांत, ये बना दिया प्रांत। लेकिन इसका जो सह प्रांत होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अब जो ये है r वो यहाँ पे आ जाएगा। तो r तो अपन ने पूरा इंटरवल लिया नहीं है, अपन ने तो सिर्फ इंटरवल लिया -π/2 से +π/2, जिससे कि फलन क्या बन जाए, एक एक ही आच्छादक बन जाए। इसका मतलब अपन को जो सह प्रांत है वो लेना पड़ेगा -π/2 से +π/2। इसका मतलब अगर अपन इस फंक्शन को सिर्फ डिफाइंड कर दें -π/2 से +π/2 में, तो ये फलन एक एक ही आच्छादक हो जाएगा और इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। जरूरी नहीं अपन -π/2 से +π/2 में डिफाइंड करें, अगर अपन इसको π/2 से 3π/2 में डिफाइंड करेंगे तभी भी ये फलन कैसा हो जाएगा, एक एक ही आच्छादक। तो इस तरीके से डिफरेंट इंटरवल सेलेक्ट करके अपन फलन को एक एक ही आच्छादक बना सकते हैं। तो अपन ने ये इंटरवल सेलेक्ट कर लिया,
इसके अंदर ये फलन कैसा है, एक एक आ जाता है। तो ये जो फलन ये जो है -1 से +1, ये फलन का हो गया प्रांत। और ये जो इंटरवल है -π/2 से +π/2, ये कहलाता है इस फलन का सहप्रांत, जिसको अपन बोलते हैं मुख्य मान। जो अपने पास में जो प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी वो ये होंगी। अब अपन बात करते हैं, ये तो अपन ने फंक्शन के बारे में जान लिया। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो इनवर्स फंक्शन होगा उसको लिखेंगे कैसे। जैसे फंक्शन तो जो था y = sin x था, लेकिन इसका इनवर्स फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, इसका इनवर्स फंक्शन जो होगा y = वो बन जाएगा sin इनवर्स x। अब ये साइन इनवर्स एक्स अपन को बेसिकली वैल्यू क्या दे रहा होता है, ये दे क्या रहा होता है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे साइन एक्स की बात करें तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू, एक्स तो क्या होता है, एंगल पुट कर रहे होते हैं अपन, एक्स की जगह क्या पुट कर रहे थे, एंगल। तो साइन को जब एंगल दिया जाता है तो रिजल्ट के फॉर्म में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है। जैसे π/2 पुट करने पे ये 1 दे देता है, 0 पुट करने पे 0 दे देता है, π/4 पुट करने पे 1/√2 दे देता है। लेकिन इनवर्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पे अपन उस वैल्यू पुट कर रहे होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो मिल रहा होगा। और वो जो एंगल होगा वो किस इंटरवल को बिलोंग करेगा, -π/2 से +π/2 को बिलोंग करेगा। जैसे अगर मैंने वहां पुट किया 1, तो 1 जो साइन थीटा है वो 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग देता है, π/2 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दे देगा। मतलब 1 पुट करते ही इसके संगत आंसर मिल जाएगा π/2। यहाँ अगर मैं 1/√2 रखूंगा तो उसके संगत अपन को एंगल मिल जाएगा कि कब साइन 1/√2 वैल्यू देता है, किस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो एंगल हो जाएगा π/4। तो इसका मतलब जो साइन इनवर्स एक्स है उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, एक एंगल होता है, एंगल मिलता है। तो अपन को एक चीज और भी क्लियर कर लेनी है, ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये इसी तरीके से लिखना है, इसका और साइन x⁻⁻1 इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये जो साइन x⁻⁻1 है ये जो है वो है 1/sin x, जिसको अपन लिख सकते हैं कोसेक x। तो दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों डिफरेंट चीजें, दोनों बराबर नहीं। तो अपन को समझ में आ गया कि साइन एक्स के इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि उसका जो अपन डोमेन है वो इस तरीके से चेंज कर ले, डोमेन और रेंज इस तरीके से चेंज कर ले। सिमिलरली बाकी के फंक्शंस के लिए भी कॉस है, टेन है, उनको भी अपन इसी तरीके से कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके जो डोमेन है वो, उनके जो रेंज है वो, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज और उनके ग्राफ बता रहा हूँ। अब मैं सारे को 1 by 1 एक्सप्लेन ना करते हुए सबको इसी की हेल्प से समझा दिया है मैंने। अब मैं सबके ग्राफ और उनके डोमेन रेंज लिखता हूँ, तो आप उन सभी को नोट करें और उनकी प्रॉपर्टीज को नोट करें, तो अपन उनको समझते भी चलते हैं और आगे नोट भी करते रहते हैं। अब अपन इसी की हेल्प से बना लेते हैं किसका कर्व, साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का कर्व बनाना है तो अपन को पता होना चाहिए कि जितने भी फंक्शंस हैं अगर उनके इनवर्स का कर्व बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इन्हीं फंक्शन का अगर अपन इमेज ले लेते हैं, मतलब प्रतिबिंब ले लेते हैं किसके अंदर, लाइन y = x जो लाइन होगी उसके अबाउट अगर इमेज ले लेंगे तो अपन को क्या मिल जाएंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके संगत उनके इनवर्स फंक्शन के कर्व मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं इसी का इमेज ले लूँ लाइन y = x में, तो साइन इनवर्स x का ग्राफ बन जाएगा इसी की हेल्प से। तो बना के देखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लाइन ड्रॉ की, लाइन जो ड्रॉ करेंगे y = x वो कुछ इस तरीके से होगी। ये अपन ने लाइन बनाई। अगर मैं इमेज लेता हूँ तो इमेज लूंगा तो ये वाला हिस्सा इधर बनेगा और ये वाला हिस्सा इधर बनेगा। तो अगर इसको अगर अपन ड्रॉ करेंगे और ये वाला जो पॉइंट आएंगे, पॉइंट जो आएंगे, ये वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ चला जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मतलब 1 यहाँ आ जाएगा और π/2 यहाँ चला जाएगा, -π/2 यहाँ आ जाएगा और -1 यहाँ आ जाएगा। जैसे इमेज लेंगे तो देखो ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा, जैसे जाएगा इमेज जाने के बाद में कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये ऐसा है, अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो इधर जाने के बाद में कैसा हो जाएगा, इस तरीके से। और ये वाला हिस्सा जो ऐसा दिख रहा है वो इस तरीके से दिखने लग जाएगा। मतलब जो कर्व दिखेगा वो अपन को कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अब इसके संगत ये जो पॉइंट मिला है ये शिफ्ट होने के बाद में यहाँ पे ये π/2 यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे दिखेगा अपन को π/2। ये वाला शिफ्ट होने के बाद यहाँ दिखेगा तो यहाँ पे अपन को दिखेगा -π/2। इसके संगत जो x की वैल्यू होगी वो x यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे अपन को दिखेगा 1 और यहाँ पे अपन को दिखेगा -1। इस तरीके से अपन ने साइन इनवर्स x का ग्राफ देख लिया। ये किसका कर्व हो गया, y = साइन इनवर्स x का कर्व हो गया। तो इस तरीके से अपन ने साइन इनवर्स x का कर्व देख लिया।
इसका प्रांत देख लिया, इसका डोमेन होता है -1 to 1, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू मतलब इसका जो रेंज होता है अपने पास में वो -π/2 से +π/2 होता है। अगर इसके ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो इसका ग्राफ लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। एक्स का मान बढ़ाने पे एक्स का मान किधर जाएगा, अगर अपन एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो बढ़ेगा मान, जैसे जैसे एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक्स का मान बढ़ रहा है और एक्स का मान बढ़ने के साथ साथ वाई का मान भी बढ़ रहा है। इसका मतलब फलन कैसा है, वर्धमान फलन है। तो इस तरीके से अपन ने साइन इनवर्स एक्स के डोमेन, रेंज और उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज देखी। आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। सिमिलरली अपन कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, उनके डोमेन और उनके ग्राफ देखते हैं। अब अपन देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, उसका डोमेन, उसका रेंज। तो सेकंड अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं वो है कॉस इनवर्स एक्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अगर अपन इसके बारे में जानना चाहें तो इसका डोमेन जो होता है वो होता है, इसका जो डोमेन है, डोमेन वो होता है -1 to +1। इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 to π, 0 to π। अगर इसका ग्राफ देखना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ग्राफ के अंदर जो रेंज है वो 0 to π है, मतलब एक्सपेंशन जो होगा वो 0 से π तक होगा ग्राफ का। और जो डोमेन है वो -1 से +1 है, तो -1 से +1 के बीच में बनाना है, -1 और ये +1। ओके, ग्राफ बनाते हैं वो इसका। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे अपन पाई मार्क कर देते, पाई यहाँ पे बीच में कहीं होगा π/2, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। ये ग्राफ होता है अपने पास में कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर अपन देखें तो कुछ इस तरीके से -1 पे पाई वैल्यू दे रहा है और 0 पे वैल्यू 1 पे वैल्यू 0 दे रहा है और 0 पे वैल्यू π/2 दे रहा है। तो ये बना कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया। इसका जो ग्राफ है वो कैसा है, शक्ल में दिखने में फ जैसा है, फ। तो अपन को ध्यान रखना है कॉस इनवर्स एक्स का, ये इसका डोमेन याद रखना है, अपन को रेंज भी याद रखना है। अगर अपन ग्राफ की बात करें तो एक्स का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ के अंदर वाई की वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, हास्यमान फलन है। सिमिलरली अपन बाकी के फंक्शंस का भी डोमेन और रेंज लिख लेते हैं और उनके ग्राफ भी नोट कर लेते हैं। अब मैं एक चार्ट के फॉर्म में इन सभी को लिख देता हूँ, तो अपन को इनको याद रखना है। तो सबसे पहले मैं इधर फंक्शन, इधर फंक्शन, यहाँ उसका डोमेन, उसका प्रांत, यहाँ उसका परिसर और आगे यहाँ पे मैं उसका कर्व बना दूंगा। तो मैं पहले लिखता हूँ फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का अगर अपन प्रांत बात करें तो वो होता है -1 से +1 और इसका जो परिसर है वो है -π/2 से +π/2। इसका ग्राफ अपन देख चुके हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। -1 0 +1, यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वो होती है +π/2, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है -π/2। ये है साइन इनवर्स एक्स का कर्व। अपन बात कर लेते हैं सेकंड y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की। इसका भी अपन ग्राफ देख चुके हैं और इसका डोमेन भी देख चुके हैं। इसका जो प्रांत होता है वो -1 से +1 होता है। इसका जो परिसर होता है वो 0 से π होता है और इसका जो ग्राफ होता है वो फै जैसी आकृति वाला होता है। और कहाँ से कहाँ के बीच में बनाना है, वो 0 से अपने को कहाँ से कहाँ के बीच में x की वैल्यूज लेनी है -1 से +1 और y का जो इंटरवल होना चाहिए वो 0 से π होना चाहिए। तो इस तरीके का उसका कर्व बनता है। यहाँ पे अपने पास में -1 के कॉरस्पॉन्डिंग पाई मिलता है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 मिलता है और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग π/2। ये जो वैल्यू मिली है वो कहाँ पे, वो अपन को पाई जो मिली है वो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग मिली है। तो एक इसका कर्व अपने पास में
कॉस इनवर्स एक्स का। अब अपन बात कर लेते हैं टेन इनवर्स एक्स की। y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का जो अपने पास में डोमेन होता है वो होता है अपने पास में ऑल रियल वैल्यूज, मतलब x बिलोंग करता है r को, और इसका जो रेंज होता है वो होता है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में। ग्राफ देखते हैं इसका। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। अपन को ग्राफ को किन के बीच में रखना है, -π/2 से +π/2 के बीच में रखना है। तो अपन ग्राफ बनाते हैं इसका। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ये अपन को जितने भी ग्राफ पढ़ रहे हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, काफ़ी यूज़ होने वाला है इन ग्राफ्स का। तो यहाँ पे अपन ने इसका ग्राफ देखा, यहाँ पे अपन को मिलता है π/2 और यहाँ पे अपन को मिलता है π/2। ये ग्राफ जो है उसको टच नहीं कर रहा है, ये टेंडिंग टुवर्ड्स -π/2, मतलब कभी भी π/2 मिलेगा नहीं, मतलब -π/2 की तरफ वैल्यू जा रहा होगा और +π/2 की तरफ भी वैल्यू जाएगा। आई होप ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब जो बचे हुए 3 ग्राफ हैं वो भी देख लेते हैं। तो बचे हुए 3 ग्राफ देखते हैं। बचे हुए 3 ग्राफ किसके हैं, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। देखते हैं उनके भी ग्राफ और उनके भी डोमेन। ओके, अब देखते हैं अपन y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन होता है वो r होता है। इसका जो रेंज होता है अपने पास में वो होता है अपने पास में 0 से पाई, ओपन इंटरवल 0 से पाई, और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, सॉरी ओपन इंटरवल, और इसका ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे अपन मार्क करते हैं, बीच में कहीं आएगा π/2। अपन को कहाँ तक कर्व बनाना है, अपन को बनाना है पाई तक। कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा इसका। ओके, यहाँ पे अपने पास में 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी π/2, -∞ के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी 0, सॉरी +∞ के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी 0, और -∞ के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कितनी, पाई। ये इसका कर्व है, किसका, कॉट इनवर्स एक्स का। ग्राफ अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स के डोमेन की अगर अपन बात करें तो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। ये इसी को अपन बोल सकते हैं, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मोड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और इसका जो अपने पास में रेंज होता है, परिसर जो होता है वो अपने पास में होता है 0 से पाई, किसको छोड़ के, π/2 को छोड़कर। ग्राफ किस तरीके से बनता है वो भी देख लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ किस तरीके से याद रखना है वो भी बताता हूँ मैं। ग्राफ कुछ इस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लो। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर अपन बनाते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे पाई, यहाँ π/2, ये 0, यहाँ पे मिल रहा होता है अपने पास में -1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन को मिल रहा था +1। अपन ने क्या किया, ये और इसके इंटरवल के अंदर कौन सा पॉइंट नहीं आने वाला, -π/2, तो उसको हटाने के लिए अपन ने डॉटेड लाइन दिखा दी कि ये वाला इंक्लूडेड नहीं है, ये बना लिया अपन ने। अब अपने पास में जो ग्राफ है वो अपने पास में रहने वाला है -∞ से -1, मतलब इधर वाले इंटरवल में ग्राफ नहीं रहने वाला, ग्राफ रहने वाला इधर वाले इंटरवल में और इधर वाले इंटरवल में। अब अपन बात करते हैं कि ग्राफ किस तरीके से बनाना है। तो अब अपन को क्या करना है, नीचे तो ग्राफ जाएगा नहीं, मतलब ऊपर जाएगा, और अपन को किस तरीके से ग्राफ लेके जाना है, ग्राफ को कुछ इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करो, ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये अपने पास में इधर वाले इंटरवल में, अब ये उससे ऊपर जा नहीं सकता है क्योंकि इसका जो रेंज है वो कितना है, पाई। तो ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अगर बीच वाले ग्राफ को वापस से हटा दें तो अपन को जो कर्व मिल जाएगा वो किसका, एक कर्व मिल जाएगा, सेक इनवर्स एक्स का। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स।
कोसेक इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन होता है वो सेम ही होता है जो कि अपने पास में सेक इनवर्स एक्स का। इसका जो रेंज होगा वो होता है अपने पास में -π/2 से +π/2 जीरो को छोड़कर। तो अपन को जीरो को छोड़ने के बाद में ये -π/2 से +π/2 का पूरा इंटरवल आएगा। इसका कर्व बनाना तो सिमिलरली जैसे अपन ने सेक इनवर्स में कॉस का कर्व बनाने के बाद में बनाया, उसी तरीके से इसका भी कर्व बना लेंगे। तो अपन क्या करते हैं, इसका कर्व बनाते हैं। कर्व बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का कर्व बन रहा होगा। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का कर्व बना लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का कर्व बनाना, ये +1 ये -1, तो कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा इसका। ये साइन इनवर्स एक्स का कर्व बना लिया। अपन क्या करेंगे, इसी के अंदर, क्योंकि अपने पास में पता है कि जो अपना रेंज है वो है -π/2 से +π/2, मतलब ग्राफ जो रहना उसी के अंदर रहना। तो ये ग्राफ ऊपर जा नहीं सकता, इसका मतलब कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा। जीरो पे डिफाइंड नहीं है इसलिए जीरो को टच नहीं करेगा। इधर नीचे की तरफ से बात करें तो ये इधर चला जाएगा। बीच वाले कर्व को साइन वाले को हटा देंगे, तो ये बचा हुआ जो कर्व मिला है वो अपने पास में किसका मिल गया, कोसेक इनवर्स एक्स का कर्व मिल गया। ये अपने पास में -π/2 सॉरी +π/2 और ये अपने पास में -π/2। तो इस तरीके से अपन ने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सभी के कर्व्स देखे, उनके डोमेन, उनके प्रांत देखे, उनके परिसर देखे, और अपन ने ये समझा कि किसी भी फलन का इनवर्स, उसका प्रतिलोम कब अस्तित्व में होता है, जब फलन कैसा हो, एकेकी आच्छादक होता है। और अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज, उनके कुछ रिजल्ट, कुछ फॉर्मूलाज, और करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।